Good evening, students. My today's lecture is about consistency of equations, consistency of system of equations. When we go for consistency, we consider more than two equations, say 3, 4, 5, whatever it is. And in this process, these equations may have solution, may not have solution, may have unique solution, may have infinite solution. So these all cases are come under purview of consistency of equations. So let us start. हम कंसिस्टेंसी, जिसे हिंदी में संगतता कहते हैं, रैखिक इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस की डिस्कस करेंगे। जब हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस तो हमारा मतलब होता है इक्वेशंस जिनके डिग्री 1, जिनके वेरिएबल्स में डिग्री 1, ये 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशंस। कभी कभी इसको हम इस तरह भी लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू। अगर हम 2 वेरिएबल्स में लिखें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। एक से अधिक लीनियर इक्वेशन यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4। इससे आपने देखा होगा, आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आप निकाल लेंगे x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू। कैसे निकाल लिया आपने? आपने इसलिए निकाल लिया कि आपने हल किया, दोनों को पहले ऐड कर देंगे। से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, adding 1 and 2 we get 2x1 is equal to 10 and x1 is equal to. But this procedure of taking solution is changed when the variables are more. Say 3, 4, 5, 6. So therefore we devise, हम खोजते हैं जब वेरिएबल्स अधिक हो जाए तो हमारा मेथड क्या हो, यही सोल्यूशन पाने का। उस मेथड को हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। जब मैं ये डिफिनीशन आपको दे रहा था तो एक चीज और जरूरी थी। ये लीनियर इक्वेशंस में अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, इफ right hand side is equal to 0,
अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड समघात समीकरण, या इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, और ये कहलाते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। दो तरीके के लीनियर इक्वेशंस होते हैं, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और दूसरे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हम दोनों तरह के लीनियर इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्विंग पे बात करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ये कहता है कि फर्स्ट राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले इस इक्वेशन को लीजिए 1 और 2, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, क्या है, अब इनके कोफिशिएंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2। 1 क्या है, x1 का कोफिशिएंट, और ये 1 क्या है, x2 का कोफिशिएंट। And this can be written as 1 into x1 plus minus 1 into x2। ध्यान दीजिएगा, 1 x1 का कोफिशिएंट minus 1 x2 का कोफिशिएंट। So this equation now can be written as 1 1 1 minus into x1, this is equal to 6 first of all you will write the given equation, system of equations in this matrix form. This is a square matrix, this is a column matrix, this is a column। तो ये एक व्यू है, देखिए वर्गाकार है, ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है, ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स। If the rank of the coefficient matrix, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन है, इसको सपोज करिए ए कह लें, दैट इज ए। इसको हम बी कह लें, इज same as the augmented matrix। कौन सी मैट्रिक्स, augmented मैट्रिक्स। augmented मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, ये होगी ए, ये 2 बिंदी और ये बी, मतलब ये हो जाएगी इस तरह। इसी मैट्रिक्स में ये 1 1 1 minus 1 6। अब देखिए ये स्क्वायर नहीं रह गई, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 थी और ये मैट्रिक्स क्या हो गई,
2 क्रॉस 3. If the rank of the coefficient matrix A is same as the augmented matrix, then the solution, then the equations are consistent. या दूसरे शब्दों में आर सॉल्यूशन exists. जब आगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बराबर होगी तभी क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. दूसरा इसकी का दूसरा क्या मतलब है, इफ इट इज नॉट सो, यदि ऐसा नहीं है, दैट इज rank of A is not equal to rank of AB, then equations are inconsistent. इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का सिर्फ इतना मतलब है कि सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर इनकंसिस्ट हो गया तो सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता, और कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा. अब आप पूछेंगे कि ये रैंक क्या है. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है. आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है. जब वर्गाकार मैट्रिक्स होगी और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो उसकी रैंक क्या होगी, वही हो जाएगी. देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स. यानी अगर ये 2 क्रॉस 2 पे है तो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू. लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. m क्या होते हैं, रोज होते हैं. n क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं.
इन m रोज और n कॉलम में जितने इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट rows or columns is equal to, लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम को कैलकुलेट करना थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए डिफरेंट और भी मेथड बनाए गए कि कैसे रैंक निकालेंगे। फाइंडिंग द आप मैट्रिक्स का रिडक्शन कर दीजिए चाहे नॉर्मल फॉर्म में और चाहे इक्लॉन फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में जब आप करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरफ करके उसके नीचे या ऊपर रो या कॉलम करके, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी उसी की रैंक, जो नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसी की रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इक्लॉन फॉर्म में जीरोज इन रोज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप कैसे एडजस्ट, कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसको? जो जीरोज हो, जैसे लास्ट रो है तो लास्ट रो में मान लीजिए कि मैट्रिक्स है 1 2 3, यहाँ है 4, यहाँ पे हो गया 2 1 3, यहाँ हो गया 5 0 7, और यहाँ हो गया 1 3 9। देखिए लास्ट रो में 3 zeros, उससे ऊपर 2 zeros, उससे ऊपर, तो जीरोज एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब मिलते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड इक्लॉन। इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या कॉलम होंगे वही रैंक हो जाएंगे। 1 2 3। नॉन जीरो रो का मतलब जिस रो में कम से कम एक मेंबर, यहाँ देखिए 4 मेंबर हैं, एक मेंबर नॉन जीरो, बाकी सब ये भी नॉन जीरो रो है, लेकिन इसमें चारों, अगर एक भी होगा तो काम चल जाएगा। सो जीरो रोज कौन से कहे जाएंगे? जीरो रो या कॉलम का मतलब होता है कि जिसमें सारे जीरोज, ऑल एंट्रीज इन द रो और कॉलम आर जीरो, देन the row or column is named as zero row or zero column। हम बात कर रहे थे कि हमें ये रैंक कैसे निकालनी है।
हमने जो एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दिख रही है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप रैंक निकालें, आप इसकी रैंक हम देखिए कैसे निकालते हैं। -1 6 4, इसे R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे। फर्स्ट गो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये साइन इक्विवेलेंस का है, जो इस मैट्रिक्स के गुण होंगे वो इक्विवेलेंटली दूसरी मैट्रिक्स से फॉलो होंगे। हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R2, इसे R2 प्लस R2 गोज टू R2 प्लस R1। देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 6, ये हो गया 1 0 10। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्विवेलेंट टू R1 goes to R1 minus R2। R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 - 1 0 1 0 1 6 minus 10 gives you -4 1 0। आप देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0, ये कैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? अगर आप इसे ध्यान दें तो ये I2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या विशेषता होती है? इसके सारे रोज और कॉलम आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये अब और फर्दर रिड्यूस हम नहीं कर सकते। अब यहाँ से रैंक देखिए, इस मैट्रिक्स के रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, और इस मैट्रिक्स की भी रैंक 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए 1 और 2। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? इसके सोल्यूशन के लिए फिर वहीं आइए जहां आपने इक्वेशन बनाई थी, 0 1 1 0 x y इज इक्वल टू -4 आप देखिए x1 x2 6 4 था, ये क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें जो करेंगे तो क्या मिलेगा, x 0 1 x, ये y मिल गया और ये मिल गया x। y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 10। अब देखिए 10 -4 x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस y
बीच में जो गलती हुई उसके लिए क्या करें? ये करेक्शन मैंने ठीक कर दिया है, यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा। अब हम R1 गोज टू हमने यहाँ पे R2 से 2 कॉमन ले लिया, दैट इज यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 105। अगेन वही R1 से R2 हम सब R1 गोज टू चेंज R1 माइनस R, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 एंड 1 0 और 5। So the code rank is same and this is 1 and 5. So we will get 1 5, x is equal to 5 and y is equal to 1, what I earlier told you. This is the case for 2 cross 2 matrix, and this equation is of what type? This is non-homogeneous. Why non-homogeneous? Because the factor matrix is a column matrix which is non-zero. When we take the case of homogeneous equation, जब हम समघात समीकरण लेंगे तो क्या होगा, तो यही कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। x plus y is equal to 0, x minus y is equal to, ये कैसा है, ये है समघात समीकरण। इसका दूसरा नाम है होमोजीनियस इसमें भी देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 माइनस 1। बी क्या है, तो यहाँ नोट करने की चीज है, आपको नोट करने की चीज है कि फॉर homogeneous equation homogeneous linear equations, homogeneous rank of A is equal to rank of A। क्यों, सिंस क्योंकि B इज अ 0 मैट्रिक्स। जब तक नॉन जीरो कॉलम या रो मैट्रिक्स में नहीं आएंगे तब तक मैट्रिक्स के नेचर पे कोई बदलाव नहीं।
मैट्रिक्स के नेचर पे बदलाव होने के मैट्रिक्स के नेचर में चेंज हो, उसकी रैंक बदले, ये कब संभव है? जब नॉन जीरो रोज या कॉलम्स आते हैं। क्योंकि जीरो कॉलम मैट्रिक्स आ रही है, इसलिए ये हमेशा ही इक्वल होगा। इसका मतलब कि होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा ही मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? दैट्स वाई we always get a solution for homogeneous linear equation, which is x is equal to 0, y. Nothing but this solution is called trivial solution. इसको हम बहुत साधारण सॉल्यूशन कहते हैं। ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। जब तक कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ना मिले तब तक हम जो है हम अपना सर्च करते हैं, हम देखते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं। जीरो सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। तो जीरो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा ये देखना। जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा ये देखना। रैंक और ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें एक रिलेशन होता है जिससे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन से हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से पहुंचते हैं। तो यहाँ पे और लिखना जरूरी है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब आप यहाँ देखिए, रैंक ऑफ ए दैट इज 1 1 1 -1 finding rank of 1 1 1 -1 this R1 plus R2 ये हो गया। R1 goes to R1 plus R2 1 0 1 -1 R2 minus R1 0 -1। आप देखिए इसकी रैंक क्या है 2, दो नॉन जीरो। तो दिस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ independent variables in this case unique solution exists। अभी तक हमने केवल सॉल्यूशन की बात की थी, अब हम बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करे। जब हमारे लीनियर इक्वेशंस मान लीजिए 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, व्हाटएवर भी द वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर,
जितने भी वेरिएबल, उन वेरिएबल्स की जो संख्या है, अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणक मैट्रिक्स, गुणक आव्यूह और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की रैंक किसके बराबर है? अगर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट के बराबर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, तो क्या होगा? तब यूनिक सॉल्यूशन। और अगर उससे कम हो गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूनिक होने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल्स is equal to rank of the coefficient matrix is equal to rank of augmented matrix. जब कंसिस्टेंट हो जाएंगे, जब इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गए, तो क्या मतलब निकला? मतलब यह कि वो साथ साथ चल सकते हैं, दे आर फेवरेबल for each other, they move on same direction. So when the equations are consistent, solution exists. Second, solution may be unique, may be unique or may not be unique. एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और एक से अधिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। एक सॉल्यूशन कब होगा? when case 1, when the number of independent variables are equal to rank of the coefficient matrix and the augmented matrix, then the solution is unique. केस 2, दूसरे केस में क्या होगा? when कभी नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक अधिक नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा और या उससे कम। तो यदि जब वो कम होगा, when the rank of coefficient matrix or augmented matrix is less than the number of independent variables, then the solutions are infinite. ध्यान दीजिए, solutions are infinite. अभी तक आपने केवल यूनिक सॉल्यूशन निकाले होंगे, लेकिन ये केस है जहाँ की सॉल्यूशन क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। हम इन दोनों केसेस के बारे में बात करेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स में। लेट अस सी, इसे नोट कर लीजिए।
ये प्रॉब्लम लिखना है। प्रॉब्लम 1 केस 1 के लिए टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट करिए और सॉल्व करिए। 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y माइनस 5z इज इक्वल टू 1, x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू। ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो अब हम इस पे जो अब तक पढ़ा है हमने उसको लेकर के बात करेंगे कि यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन करने से पहले आप चेक कर लीजिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो क्या हुआ, अगर रैंक क्या हो, रैंक अगर इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो, 3 हो, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। हम ये चेक करेंगे कि क्या है, रैंक इक्वल होगी, रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो चेक हो जाएगी कंसिस्टेंसी। और जब कंसिस्टेंट है तो यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। सोल्यूशन कैसे बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे कि जब वो उसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाएगी रैंक, तो देन वी से कि द सोल्यूशन इज यूनिक। एंड व्हाट दैट यूनिक सोल्यूशन इज, उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। वी हैव, इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिए 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स -2 1 2 1 -5 1 3 -7 x y z। और कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 एंड इसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारा काम होगा कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को चेक करें। नाउ राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दिस इज A एंड दिस इज B, सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज A B, written as 3 2 1 -2 1 3 1 -5 -7 1 1 C। We will change, this is R1, this is R2, this is R3. We change R1 R3 to R1. R1 goes to R3 and R3 goes to R. So 1 3 -7 1. R3 goes to R1, R1 goes to R3, 3 -2 1 2 remains, R2 remains same, 2 1 -5. Now we have to change it as many zeros as we can, as much we can. So try.
subtract R2 from R1 with some multiplication. Check. Send R2 goes to R2 minus 2R. R2, write first of all R1, 1, 3, minus 7, 1. Then R2 minus R1, 2 minus 2, it is 0. 1 minus 6 gives you minus 5. 2R1 minus 14, minus 5. This will become 9. 2, 1 minus 2, this is minus 1. And R3 goes to R3 minus 3R1. See, here is 3, here is 1. We wish to make 0 here. तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3 ये, तो ये 0 दे देंगे. 3, 3, 9, minus 2, minus 9 gives you minus 11. 3 minus 21, 1, minus plus 21, 22. 3, 1 minus 3, minus 2. This is 1, 3 minus 7, 4. See, this is 4. This will become 3 into 4, 1 minus 12 gives you minus. See this new R3. If you take minus 11 common, it will become 1. This will become minus 2. This will become 1. So first of all we change it. 1, rest is same. 1, 3 minus 7, 1, 0, minus 5, 9, minus 1, 0. What we are doing? We changing R3 to minus 1 upon 11 R. So this is 1, this is minus 2, and this is nothing but this matrix. We will take this from here, R3 to R2. 1, 3, minus 7, 1, 0, 1, minus 2, 1, 0, minus 5, 9, and minus. What we did? R2 goes to R3 and R3 goes to R. If we add in R3 5 times R2, we will get again 0 here. This 0 will give the echelon form. Here the number of zeros are same in R2 and R3. But when we make 0 here, the zeros are more in number here. One, 3, minus 7, 1, 0, 1, minus 2. What we are going to do? R3 changes to R3 plus 5 times R2. So 0,
0, 5 minus 2, minus 9, minus 10, plus 9. This will become minus 1. 5 into 1, 5 minus 1. This is 4. This is an echelon form of matrix. From here you can see rank of A is equal to rank of augmented matrix A, and that is equal to. This 3 is equal to number of independent variables. So this system of linear equation have unique solution, which is equal to number of independent. So the solution will be unique. And here you can say minus z is equal to 4, that is z is equal to minus 4, and other can be calculated similarly. The next case I will discuss in problem 2. X plus y plus z is equal to 6. X plus 2y plus 3z is equal to 10, and x plus 2y plus 3z